हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं कुछ एमसीक्यूज के बारे में। सेल बायोलॉजी हमने स्टार्ट की है। जो पहला एमसीक्यू है इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में कुछ टफ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। जो आपकी कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी है, उसका क्या एक्सेप्शन है। उसका जो एक्सेप्शन है वो वायरस है। वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। सेल थ्योरी जो आपके स्लाइडेन और स्वान थे उन्होंने दी थी। ठीक है, 1839 और 1838 में। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जो आपकी सेल है, कोशिका है, उसकी खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी और 1665 में की थी। तो इसका आंसर होगा ए। ओके गाइस, ये कोर्क था। जो आपका कोर्क होता है यानी नॉन लिविंग सेल्स में रॉबर्ट हुक ने इस सेल की खोज की थी। ये क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन है आपका, जीवाणु की कोशिकाओं को संक्रमित करने वाले विषाणु कहलाते हैं। जो जीवाणु की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं तो उन विषाणुओं को क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेग। ओके, यानी अगर बैक्टीरिया को आप जो विषाणु संक्रमित करेंगे उसे फेक मतलब बैक्टीरियोफेग कहेंगे। जो जिसको मतलब फेक का मीन होता है कि संक्रमित करने वाला, यानी भोजी। ओके, अब आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है, वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा आपका पोलियो। जो पोलियो रोग है वो वायरस के द्वारा होता है, और जो पोलियो रोग है उसका जो वायरस है वो है पोलियो वायरस। ओके, पोलियो रोग का जो वायरस होता है पोलियो वायरस होता है, उसकी स्पीसीज होती है एंटेरोवायरस सी। ओके, याद रखना, जो पोलियो वायरस है उसकी स्पीसीज क्या होती है? एंटेरोवायरस सी। एंटेरोवायरस सी। ओके, ईवीसी याद रख लो, कैसे भी आप एंटेरोवायरस सी याद रखना है। पोलियो जो वायरस है उसकी ये जो स्पीसीज है उसका नाम है। ठीक है, सूक्ष्म जैविकी का जनक निम्न में से किस वैज्ञानिक को माना जाता है? तो आप देखिए, जो सूक्ष्म जैविकी है उसका जनक होगा ल्यूवेनहुक। अब देखिए, अरस्तु है, जो अरस्तु है जूलॉजी का जनक या बायोलॉजी का जनक। ठीक है, मेंडल है जेनेटिक्स का जनक है, और स्लाइडेन और स्वान क्या है? स्लाइडेन और जो आपके स्वान है उन्होंने आपकी जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी वो दी थी। ओके, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा सकते हैं? सूक्ष्म जैविकी का जनक ल्यूवेनहुक। ठीक है, आगे का आपका जो क्वेश्चन है वो है, पढ़िए, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप और प्राणी कोशिकाओं में पाया जाता है? ठीक है, जो प्लांट सेल्स में भी पाया जाए और आपकी एनिमल सेल्स में भी पाया जाए, तो वो सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है? आप देखिए, सेल वॉल होती है वो ओनली प्लांट सेल्स में पाई जाएगी। ओके, अब आप देखिए, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो आपका प्लांट सेल्स में पाया जा रहा है। ओके, अब सी देखिए, जो सेंट्रियोल्स हैं आपके, सेंट्रियोल्स है ये ओनली एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। बट जो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपका प्लांट सेल्स में भी पाया जाएगा और आपकी जो एनिमल सेल्स हैं उनमें भी पाया जाएगा। तो इसका आंसर हो गया डी, यानी विच सेल ऑर्गेनेल इन फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल फ्रॉम द फॉलोइंग इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं थोड़ा। कोशिका का जो नियंत्रण केंद्रक है वो क्या है, यानी द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। जो सेल है उसका कंट्रोल सेंटर क्या है? तो सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है आपका वो होता है केंद्रक। ओके, न्यूक्लियस को हम सेल का कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। ओके, यूकैरियोटिक कोशिका का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल है उसका एग्जाम्पल होगा आपका अमीबा। ओके, अमीबा इज यूकैरियोटिक सेल, और जो बाकी हैं आपका प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो अमीबा को आप लिखिए यूकैरियोटिक में और सभी आ जाएंगे आपके प्रोकैरियोटिक में। ओके, आंसर इज अमीबा। अब आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित रहती है?
जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सी संरचना नहीं पाई जाएगी। आप देखिए राइबोसोम भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाए जा रहे हैं, आपका क्रोमोसोम भी दोनों में पाया जाता है, सेल वॉल प्लांट में जो होगी आपकी तो दोनों में पाई जा रही है, बट जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो दोनों में नहीं पाए जाते, यानी प्रोकैरियोटिक है, सॉरी दोनों में तो हाँ नहीं पाए जाएंगे, बट जो सेल ऑर्गेनेल है प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं रहते हैं, और आपके यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, ध्यान रखना राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है वे जीव जिनमें सुसंगठित केंद्रक और कोशिकांग पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है। द ऑर्गेनिज्म इन विच द वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन कोलेस, तो उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें आप देखिए सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाएंगे और आपका न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। जो न्यूक्लियस होगा वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है इनमें यूकैरियोटिक्स में। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। ओके, 11th है आपका, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार नीट में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए गाइस। क्वेश्चन है कोशिकाएं वृद्धि एवं परिवर्धन करते हुए नई कोशिकाओं को जन्म देती है, कथन है, यानी ओमनिस सेलुल ई सेलुला, ओमनिस सेलुल ई सेलुला स्टेटमेंट गिवन बाय, आपका आंसर होगा विर्चोव। ये स्टेटमेंट विर्चोव ने दिया था और ये स्टेटमेंट सेल थ्योरी देने के बाद में दिया था। आप देखिए जो आपकी सेल थ्योरी है वो स्लाइडेन और स्वान ने दी थी, सेल थ्योरी दी स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान थे, उन्होंने ये नहीं बताया सेल थ्योरी में कि जो नई सेल्स बनेगी, भाई जो आप देखिए जो न्यू सेल्स हैं, जो आपकी न्यू सेल्स हैं वो बनेगी, कैसे बनेगी ये नहीं बताया, बट इसके बाद में रुडोल्फ विर्चोव आए, उन्होंने बताया कि जो आपकी जो सेल्स हैं, नई सेल्स हैं, वो कोशिकाएं वृद्धि और परिवर्तन करते हुए जो आपकी पुरानी सेल्स हैं वो नई सेल्स बनाएगी, यानी एक पुरानी सेल्स से ये नई सेल्स बन जाएगी, इसे ओमनिस सेलुल ई सेलुला कहते हैं। ये स्टेटमेंट याद रखना, ओमनिस सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट इज गिवन बाय विर्चोव। ओके, पृथ्वी पर प्रथम उत्पन्न प्रारंभिक जीव कौन से थे, तो इसका आंसर होगा ओब्लिगेट एनारोबिक, यानी आपका अविकल्पी अवायवीय। ओके, यानी वहां पे आगे क्वेश्चन है प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, जो आपकी एनिमल सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं उनमें क्या नहीं पाए जाते, तो एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं एटीएस वाले, और आपका जो प्लाज्मोडेस्मेटा है वो नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा जो आपका है वो प्लांट सेल्स में पाया जाता है, ठीक है, जो आपकी प्लांट सेल होगी उनमें प्लाज्मोडेस्मेटा पाया जाता है। पादप कोशिका, आगे का क्वेश्चन है पादप कोशिका का जो निर्जीव भाग होता है वो क्या है। आप देखिए प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म तो आपका लिविंग भाग होता है, बट आपकी जो सेल वॉल और रिजर्व फूड पार्टिकल्स होते हैं तो दोनों ही आपके नॉन लिविंग पार्ट होते हैं, यानी ए और सी दोनों, यानी डी आंसर सही होगा यहाँ पे क्वेश्चन का। ओके गाइस, यानी आप देखिए जो आपका प्रोटोप्लाज्म है वो लिविंग का रहता है, यानी लिविंग में सभी लिविंग्स में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ओके, आगे का क्वेश्चन है किस अंगक की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका प्राणी कोशिका से भिन्न होती है। आप देखिए पादप कोशिका और प्राणी कोशिका, यानी आपकी प्लांट सेल और एनिमल सेल है, दोनों को अलग अलग करना है, तो किस आधार पे आप उसे अलग करेंगे। ओके, तो इसका आंसर है आपका सेंट्रियोल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये आंसर नहीं होंगे। बाय द एब्सेंस ऑफ विच ऑर्गेनेल्स प्लांट सेल इन डिफरेंट देन एनिमल सेल्स, तो आपका जो सेंट्रियोल्स है इसके कारण आपकी
प्लांट सेल और आपकी एनिमल सेल है, उनमें हम डिफरेंस कर सकते हैं। ओके, आगे का आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जीव द्रव्य शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे। आपका जो जीव द्रव्य शब्द है वो किसने दिया था? तो जीव द्रव्य शब्द प्रुकिंजे ने दिया था। एक थ्योरी है, थ्योरी क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य को ही बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, तो ध्यान रखना ये जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म ये तो दी थी आपकी पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने, बट एक थ्योरी दी यानी एक स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट है प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, ये आपके हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। तो आप याद रखना जो हक्सले हैं उन्होंने क्या दिया था? हक्सले ने दिया था प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन आता है ये। आगे का क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, देखिए कोशिका का सजीव पदार्थ है, ठीक है। कोशिका का जो सजीव पदार्थ है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। पहले ही बता चुका हूं कि जो प्रोटोप्लाज्म है अगर वो नहीं हो तो वो नॉन लिविंग सेल्स होती है। जीवित कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी द्वारा सर्वप्रथम देखी गई। तो अब देखिए आपके रॉबर्ट हुक साहब ने तो नॉन लिविंग देखी थी, बट आपके जो ल्यूवेनहोक्स है, उन्होंने ल्यूवेनहोक ने लिविंग सेल्स को सबसे पहले देखा था। तो लिविंग सेल्स के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको आंसर देना है ल्यूवेनहोक। अगर नॉन लिविंग के बारे में पूछा जाए तो आपको आंसर देना है रॉबर्ट हुक। जो नॉन आपकी लिविंग है उनका आंसर देना आपको रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल्स को सबसे पहले सीन किया था, माइक्रोस्कोपिक सीन किया था, वो किया था ल्यूवेनहोक ने, ठीक है। आगे चले, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ओके गाइस, प्रोकैरियोटिक का जो लक्षण है वो क्या होता है? अब देखिए जो 4 ऑप्शन है उनमें से ही आपको आंसर देना है। ओके, तो 4 ऑप्शन क्या है? पहला है डीएनए एवं स्टोन होते हैं, दूसरा है डीएनए किंतु स्टोन नहीं, तीसरा है डीएनए अथवा स्टोन, और चौथा है दोनों एब्सेंट। तो आपका जो ये आंसर होगा वो होगा डीएनए किंतु स्टोन नहीं होता है। जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें डीएनए तो होता है, आपका जो डीएनए है वो ही होता है, आपकी स्टोन प्रोटीन होती है वो नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, डीएनए किंतु स्टोन नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें कोर्क कोशिकाओं का वर्णन किया गया था, यानी जो आपकी रॉबर्ट हुक साहब की पुस्तक है उसमें कोर्क सेल के बारे में वर्णन किया था। सबसे पहले 1665 में उन्होंने सेल को देखा था, नॉन लिविंग सेल्स को देखा था। कोर्क की सेल होती है, नॉन लिविंग सेल्स होती है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनता है बहुत बार। आपकी जो कोर्क की सेल है वो आप लिखेंगे नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग सेल्स होती है। और ये पुस्तक किसमें बताया था? माइक्रोग्राफिया में। उन्होंने जो पुस्तक लिखी वो थी माइक्रोग्राफिया। तो यहां तक क्लियर हुआ गाइस? 20 क्वेश्चन तक क्लियर हुआ। बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज हैं, आपको थोड़े आगे थोड़े टफ एमसीक्यू भी मिलेंगे। ओके गाइस, तो बने रहिए, लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। केंद्रिका की खोज इल मछली की त्वचा में 1781 में की गई। हाँ सही है भाई, 1781 में की गई थी। पर कौन से साइंटिस्ट थे? आपको बताना है कि साइंटिस्ट का नाम क्या था जिन्होंने केंद्रिका की खोज की थी। तो आपका जो साइंटिस्ट था फोंटना नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने इल फिश होती है, एक फिश होती है इल फिश, और इल फिश की जो आपकी स्किन होती है, आप देखिए जो इल फिश की स्किन है उस स्किन में उन्होंने किसकी खोज की थी? उन्होंने की थी आपकी जो न्यूक्लियोलस है उसकी खोज की थी। तो आप याद रखिए न्यूक्लियोलस की खोज इल फिश में किसने की थी, कौन से साइंटिस्ट ने की थी? वो साइंटिस्ट है फोंटाना, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है फोंटाना जो साइंटिस्ट है उन्होंने न्यूक्लियस की खोज किस में की? तो आप लिखेंगे इल फिश या इल मछली। ओके गाइस, क्लियर हुआ। आगे का क्वेश्चन है मानव देह की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लल्लू सा क्वेश्चन है, तो ये तो बन जाएगा आपसे। तो इस क्वेश्चन में आएगा द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द न्यूरॉन सेल। ओके,
जो तंत्रिका कोशिका है सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। आप देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है, तो ऑप्शन देखिए राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, डीएनए या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन चार में से आपको बताना है कि क्या एब्सेंट होता है। तो आप देखेंगे राइबोसोम, आप देखिए जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक में भी पाए जा रहे हैं और यूकैरियोटिक में पाए जा रहे हैं। जो साइटोप्लाज्म है वो भी पाया जा रहा है, डीएनए भी पाया जा रहा है, बट जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नहीं पाई जाती है। ओके, समझ में आया। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे हम ईआर बोलते हैं। आप देखिए ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती प्रोकैरियोटिक्स में। क्यों नहीं पाई जाती? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल ऑर्गेनेल्स है, और आप देखिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। आपका राइबोसोम है 70S और 80S, ये राइबोसोम जरूर प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, बट अदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। तो हम ईआर के बारे में लिख सकते हैं कि ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नहीं पाई जाती है। आगे का क्वेश्चन है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आ गया, फिर पहले तो हमने ईआर बता दिया था, अब इसमें ऑप्शन है न्यूक्लियस, एटीपी, कोशिका कला, जो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं वो, एंड सेल वॉल। तो इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो पहला आप देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी केंद्रिका नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स डज नॉट कंटेन न्यूक्लियोलस, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी इनमें, सेल वॉल भी होगी इनमें, एटीपी भी होगी, बट आपका जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, वो नहीं पाई जाती। ओके, न्यूक्लियोइड पाया जाता है। आप देखिए न्यूक्लियोइड किस में पाया जाता है? ऑप्शन है एनिमल सेल, प्रोटिस्टा, प्लांट सेल्स होगी आपकी, और प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो आपको बताना है न्यूक्लियोइड इज फाउंड इन, न्यूक्लियोइड किस में पाया जाता है? तो वो होगी आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनमें पाया जाता है, प्लांट सेल्स है उनमें भी पाया जाएगा, एनिमल सेल्स है पाया जा रहा है, प्रोटिस्टा पाया जाता है, ठीक है। बट आपको एक अच्छा आंसर लगाना है, तो प्रोकैरियोटिक्स जो सेल्स हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे का हमारा जो क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए सामान्यतः रहता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें डीएनए होता है, वो होता है आपका सर्कुलर डीएनए, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें कुछ ऐसा डीएनए यानी सर्कुलर डीएनए, कुछ में इसे प्लाज्मिड भी बोल देते हैं। तो सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो याद रखना प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा जो आपका डीएनए है वो पाया जाता है। सबसे एक अच्छा बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन है काई कोशिकाओं में केंद्रक कोशिका द्रव्य का अनुपात होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, फिर मैं बता दूंगा। ओके, बताइए। इन सोमेटिक सेल्स द रेशियो ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का रेशियो ज्ञात करना है। तो जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है उनका रेशियो इन द सोमेटिक सेल्स, तो सोमेटिक सेल्स में ये रेशियो होता है 0.7। याद रखना सोमेटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 0.7। एमसीक्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका, वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, माइटो प्लस कॉन्ड्रियोन, जिसका मीन हो गया आपका थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स। ओके, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का मीन हो गया। कोलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। इन सभी के बारे में देखने वाले हैं। तो एमसीक्यू शुरू करते हैं हमारा। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है द साइंटिस्ट गिवन द नेम माइटोकॉन्ड्रिया इज। माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था? वो आपके बेंडा साहब थे। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। ओके, फ्लेमिंग ने इसे धागे समान संरचना फाइला कहा था। ध्यान रखना इसे फाइला, ओके, फाइला नाम
किसने दिया? फ्लेमिंग ने। बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ओके, अब आगे चलते हैं थोड़ा। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है इसके बारे में बताना है। एटीपी का निर्माण आप देखिए जो आपके F1 पार्टिकल्स है, यानी इसका आंसर ए है। F1 पार्टिकल या जिसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स कहते हैं वहां पे होता है। F1 पार्टिकल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, अब देखिए ऐसी स्ट्रक्चर होती है F1 पार्टिकल की। ये होता है इसका हेड, ये होता है हेड और ये होता है इसका स्टॉक। आप देखेंगे कि जो F1 पार्टिकल है उसके हेड की अगर डायमीटर की बात करें तो वो 90 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 90 एंगस्ट्रॉम, ये डायमीटर हेड का। और जो यहाँ पे हेड होता है ना, यहाँ पे एटीपेज एंजाइम होता है और उसी एटीपेज एंजाइम के कारण एटीपी का सिंथेसिस होता है। ओके, तो क्लियर हुआ। अब आगे क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एटीपी सॉरी F1 कणों के खोजकर्ता कौन है? यानी F1 पार्टिकल को एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। अब तो बताइए F1 कणों के जो खोजकर्ता है वो कौन है? तो इसका जो सीधा आंसर होगा वो है मोरॉन। ठीक है, मोरॉन। जो आपके मोरॉन साहब हैं उसके नाम पे ही F1 पार्टिकल को मोरॉन पार्टिकल कहते हैं। हम्बर्टो फर्नांडीज मोरॉन ने F1 पार्टिकल की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के किण्वक उपस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो आपकी ईटीएस है उसके किण्वक जो एंजाइम्स होंगे उनके वो कहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो इसके बारे में हमको बताना है। ओके गाइस, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पता है किसी को? नहीं पता? तो इसका आंसर भी आपके F1 पार्टिकल ही हैं। ओके, ध्यान रखना। अब आगे क्वेश्चन है केमी ऑस्मोटिक अवधारणा निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा 1961 में प्रतिपादित की गई? जो केमी ऑस्मोटिक की अवधारणा है उसके बारे में मैं बता चुका हूं, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करिए। और ये मिचेल नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इसका आंसर बी हो गया। आगे क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया रचना है। अब देखिए ऑटोनोमस भी नहीं है, ये इंडिपेंडेंस भी नहीं है, ध्यान रखना, ये है सेमी ऑटोनोमस। तो आप बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल। ओके, क्लियर। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज। 10th क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के नव संश्लेषण या उत्पत्ति से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है ओरिजिन इन न्यू, यानी नवीन तौर पर उत्पत्ति। ओके, 11th क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र हेतु अदर नेम। तो क्रेब्स चक्र का दूसरा क्या नाम है? आप देखेंगे कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वही क्रेब्स चक्र है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा क्या संचालित किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए, आप बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा संचालित किया जाता है, तो यहाँ पे आपको लगाना है जो आपका ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलेशन भी, क्रेब्स साइकिल भी करेंगे, ये इन सेडिमेंट्री मेटाबॉलिज्म भी करेगा। तो इसका आंसर होगा डी, यानी ऑल अबव, यानी क्रेब्स चक्र भी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी, आपकी इंटरसेडिमेंट्री मेटाबॉलिज्म। जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं उसके खोजकर्ता कौन थे? माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता थे कोलिकर। कोलिकर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को कीटों की पेशियों में खोजा था। तो इसका आंसर हो गया कोलिकर। ओके, एक विभाजनशील कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, आंसर पता है किसी को? नहीं? तो इसका आंसर आप बताइए, जब तक कमेंट्स में लिख के बताइए, जल्दी बताइए 14th का आंसर, फिर मैं बताता हूं आपको। ओके, जब सोचिए, आंसर नहीं आया अभी तक, चलो रुको, 2 क्वेश्चन में बता देता हूं, उसके बाद में बता देना, कमेंट्स करना आप। माइटोकॉन्ड्रिया की आपकी ऑक्सीकारी प्रकृति को जांचने के लिए जेनस ग्रीन नाम का जो अभिरंजक है, ठीक है, उससे अभिरंजित किया गया माइटोकॉन्ड्रिया को। और वो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन से अभिरंजित किया? तो वो आपके साइंटिस्ट होंगे माइकेलिस। माइकेलिस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीडाइजिंग नेचर को पहचानने के लिए उसे जेनस ग्रीन नाम के एक आपका अभिरंजक है उससे इसको कलर किया। ओके, अब देखते हैं 16 क्वेश्चन।
वायवीय शोषण करने वाली जो कोशिका है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, तो वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो वायवीय शोषण भी करती हैं बट उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, दैट आर इरिथ्रोफाइट्स। ओके, अब देख लिए कि जो आपकी वायवीय शोषण है वो तो हो रहा है पर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो आपकी जो लाल रक्ताणु है यानी इरिथ्रोसाइट्स, उनमें ये कंडीशंस होती है। ओके, एक बात बता देता हूं मैं आपको कि इनकी ऑकुरेंस के बारे में। आपकी यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ध्यान रखिए यूकेरियोटिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, पर यूकेरियोट्स में आपकी आरबीसी हो गई, आपकी फ्लोएम हो गया, ठीक है, इनमें ये नहीं पाया जाता है। बट आपकी जो शुक्राणु की सेल हो गई, आपके रेटिना की सेल्स हो गई, इनमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके गाइस, अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिकतम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे पाए जाते हैं? आप देखिए जहाँ पे मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगी माइटोकॉन्ड्रिया वहीं पे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द कीटो की जो उड़ान पेशी कोशिका होती है, फ्लाइट मसल्स होती है इंसेक्ट की, उनमें पाए जाते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट सीन इन। तो इसका जो आंसर होगा वो देखिए वो क्या होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। ओके, अब देखिए हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, फर्न्स में भी होंगे, ओके, और जो बैक्टीरिया है उसमें नहीं होंगे, भूरी शैवाल होंगी जो उनमें भी होते हैं। आगे क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रिस्टी स्थल होता है, क्रिस्टी होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वहां पे क्या होता है? वहां पे प्रोटीन संश्लेषण होगा क्या? नहीं होगा। क्रेब्स चक्र होगा वहां? नहीं होगा। वसा का जो फैट सिंथेसिस है वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी है वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शंस रिएक्शंस होती है। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में क्या होता है। ओके गाइस, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम होते हैं। साइटोक्रोम होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? तो इसके बारे में देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के जो साइटोक्रोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइटोक्रोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है आपका, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज व साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। एंजाइम कौन कौन से हैं? दो एंजाइम है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। ये दोनों कहाँ पे पाए जाएंगे? तो इन दोनों जो आपके ये दोनों एंजाइम्स हैं वो जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहां पे पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईटीएस का चलायमान वाहक है, यानी जो मोबाइल कैरियर ऑफ ईटीएस, ईटीएस का चलायमान यानी मोबाइल नेचर रखने वाला वाहक कौन सा है? तो आप बताएंगे सीओ एंड साइटोक्रोम सी। तो इसका आंसर सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। एटीपेज एंजाइम कहाँ पे पाया जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा बी। F1 जो पार्टिकल होते हैं वहां पे आपका एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। इसके बारे में फुल डिटेल से मैं बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो लेक्चर्स को पहले देखिए, क्योंकि बाद में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये होता है आपके जो ऑक्सीसोम होता है, ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीसोम है। ओके, एक्सीसोम को हम F1 पार्टिकल भी कहते हैं। ओके, F1 पार्टिकल भी कहते हैं। और जो F1 पार्टिकल होता है ना, इसका ये F1 पार्टिकल ये है। F1 पार्टिकल मतलब ये हेड रीजन होता है, ऑक्सीसोम का हेड रीजन। इसकी जो डायमीटर 90 एंगस्ट्रॉम है, ये सब कुछ बता चुका हूं। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा ना, वो एंजाइम एटीपेज एंजाइम होता है और यहाँ से एटीपी का सिंथेसिस होता है। इस कारण आप देखिए F1 जो पार्टिकल है उसमें एटीपेज एंजाइम पाया जाएगा और यही एटीपी का सिंथेसिस करता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ओके गाइस, तो ये क्लियर हुआ आपको। अब हम थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम नाम प्रदान करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम नाम किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट थे आपके कोलिकर, जो कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने इसको कीटों की पेशियों में देखा था। ठीक है, कीटों की जो पेशियां होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था और इसका नाम क्या दिया उसने? इसका नाम सार्कोसोम दिया। कुछ वैज्ञानिक जो पिट्स हैं, वैज्ञानिक पिट्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ बुक्स में आपको जो पिट्स हैं ओके उसके बारे में भी देखने को मिलेगा। जो पिट्स हैं उन्होंने सार्कोसोम बताया था, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग नहीं होना है, कोलिकर लगाना है, कोलिकर आए तो पिट्स आए तो पिट्स को टिक करना है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब एक बात बताऊं, जो आपका सिट्रिक साइकिल है उसको हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र, और क्रेब्स चक्र को ही हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र। ओके, तो आप देखेंगे कि द अदर नेम ऑफ द ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल इज क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक साइकिल बोल सकते हैं इसे हम। ओके, तो यहां से क्वेश्चन क्लियर होता है आपका। इष्ट कोशिकाओं में जो शोषण होता है वो किस प्रकार का पाया जाता है? तो इष्ट कोशिका में आप देखेंगे कि वायवीय शोषण पाया जाता है। पायरुविक अम्ल के जो है, पायरुविक अम्ल वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के किस स्थान पे होता है इसके बारे में आप बताइएगा। तो इसके बारे में हम बताएं तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का मध्यांश होता है वहां पे ये रिएक्शन होती है, यानी पायरुविक अम्ल ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बता चुका हूं, OAA, पहले इसकी स्ट्रक्चर भी बता चुका हूं केमिस्ट्री में मैं बहुत बार। यहाँ पे OAA लिखूंगा मैं अभी। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने वाला जो पहला एलिमेंट होगा, यानी इसे गतिमान बनाने वाला जो पहला तत्व है वो कौन सा होगा? एसिटाइल कोएंजाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रेब्स चक्र के लिए, एसिटाइल कोएंजाइम। ओके, आगे क्वेश्चन है, दो ऐसी यूकेरियोटिक सेल्स के आपको नाम बताने हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया जिनमें नहीं होता है, यानी जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंस होता है। तो आप देखेंगे उच्च कशेरुकों की जो आरबीसी होती है वो एंड फ्लोएम, जो फ्लोएम सेल्स हैं और उच्च कशेरुकी हैं उनकी जो आरबीसी है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। ओके, क्वेश्चन क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी कला से निर्मित अंग होता है, सबको पता है। ओके, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी कला से निर्मित अंग है, इन दोनों कलाओं के मध्य उपस्थित जो खालिस्तान होता है ना, रिक्त स्थान होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसे हम परिमाइटोकॉन्ड्रिया अवकाश यानी पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश बोलते हैं। तो गाइस ध्यान रखिए, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश इसे बोलेंगे। ओके ओके ओके, क्लियर। हाँ, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, तो इसे किस प्रकृति का कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं सेमी ऑटोनोमस। ओके, तो इसे हम कह सकते हैं सेमी ऑटोनोमस प्रकृति का। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा? कोलिकर ने देखा था। और किसमें देखा था? आप देखिए, कीटों की जो पेशियां होती है, जो इंसेक्ट होते हैं उनकी पेशियां होती है, उसमें कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था। हु ऑब्जर्व जो माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल? तो हम लिखेंगे आंसर द कोलिकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What name is given to mitochondria found in the cells? ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया पेशियों में पाए गए तो उनको क्या नाम दिया गया? तो उनको सार्कोसोम नाम दिया गया। आंसर याद रखना, जो सार्कोसोम है, ओके, हिंदी में लिखना टफ है थोड़ा, सार्कोसोम। ओके, क्लियर। जो सार्कोसोम नाम दिया कोलिकर ने, और वो कहां पे देखा था उस माइटोकॉन्ड्रिया को? जो कि इंसेक्ट हैं उनकी पेशियों में। सो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। आधुनिक अवधारणा के अनुसार एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीसोम के किस भाग में होता है? तो आप देखेंगे जो शीर्ष भाग होता है वहां पे एटीपी का निर्माण होता है। मैं बता चुका हूं आपको कि जो आपकी एटीपी का सिंथेसिस ऑक्सीसोम है, F1 पार्टिकल जो हेड है उसका वहां पे होता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार के श्वसन केंद्र हैं? तो वायवीय श्वसन केंद्र होते हैं। सामान्यतः कोशिकाओं में
आप देखेंगे कि 300 से 800 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बट कुछ कोशिकाओं में सिंगल भी होते हैं और कुछ कोशिकाओं में लाखों की संख्या में भी होते हैं। एक बात ध्यान रखना, जहां पे आप देखिए मेटाबॉलिज्म की रेट हाई होगी, वहां पे आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो भी हाई होंगे। ये बात ध्यान रखना, जहां पे मेटाबॉलिज्म की रेट बहुत हाई होगी वहां पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया भी हाई होंगे। ओके, एक बात बताता हूं कि जो एक चेओस नाम का प्रोटोजोआ है, ठीक है, केओस नाम का प्रोटोजोआ है, तो जो वो प्रोटोजोआ है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं लगभग 5 लाख। तो चेओस नाम के प्रोटोजोआ में ये देखिए चेओस CHAOES चेओस नाम का जो प्रोटोजोआ है उसमें 5 लाख, वाह कितने होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, 5 लाख होते हैं। बट आप देखेंगे कि जो आपका क्लोरेला है, जो क्लोरेला है उसमें तो एक ही पाया जा रहा है, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया, और केओस में 5 लाख, तो ये बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस हो गया। तो जनरली इनमें डिफरेंस भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में। ओके, अब देखिए पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कितना होता है, तो आप देंगे कि 40 से 70 एंगस्ट्रोम का होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, जो माइटोकॉन्ड्रिया की डबल लेयर होती है, ठीक है, उनके बीच में जो अवकाश होता है उसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ओके, यानी मैं बताता हूं आपको, ये देखिए अगर ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया बनाऊं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी सेकेंड लेयर अगर ये होगी ना, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फर्स्ट लेयर ये हो गई आपकी और सेकेंड लेयर उसकी ये हो गई, तो इनके दोनों के बीच में जो अवकाश होगा वो आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश होता है। ओके, इसमें ये क्रिस्टीज पाई जाती हैं, ध्यान रखना क्रिस्टी पाई जाती है, कुछ स्ट्रक्चर क्रिस्टी ऐसे क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो सतह होती है ना उसको बढ़ा देती है और जहाँ पे रिएक्शन ज्यादा हो सके। ओके, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवृंतीय कण जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला पे पाए जाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं, जहाँ स्टॉकलेस जो पार्टिकल होते हैं और आउटर मेम्ब्रेन पे मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, यानी स्टॉकलेस पार्टिकल फाउंड ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल, व्हाट नेम इज गिवन द नेम, दिस इज अ पार्सन पार्टिकल, दे आर द, तो इन्हें कहते हैं पार्टिकल ऑफ पार्सन या पार्सन के कण। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर लेयर है उस पे तो अवृंतीय कण पार्सन के कण, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंतः कला होती है उस पे स्टाक्ड जो यानी व्रंत युक्त यानी जिनमें स्टाक होगा वो वाले कण एफ कण, या जिन्हें हम मोरान कण F1 पार्टिकल या मोरान पार्टिकल या ऑक्सीसोम या आपके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो कहलाते हैं। ठीक है, ऑक्सीसोम के शीर्ष भाग में कौन सा विशिष्ट एंजाइम पाया जाता है, तो ध्यान रखना एटीपेज एंजाइम पाया जाता है ऑक्सीसोम के। ऑक्सीसोम के स्ट्रक्चर में बहुत बार बना चुका हूं इस वीडियो में, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये इसका हेड होता है यानी F1 होता है, ये होता है आपका F0, बेस होता है ये तो होता है आपका बेस। ओके, ये होता है आपका हेड। ओके, और इसे हम कहते हैं स्टॉक। ओके, ये होता है स्टॉक, ये होगा आपका बेस, नीचे वाला। तो आपका जो हेड रीजन होता है वहां पे एटीपेज एंजाइम पाया जाता है, इसी कारण ये आपका जो एटीपी होता है ना, एटीपी उसी का सिंथेसिस करता है ये हेड वाला रीजन, इसी कारण इसको आप देखिए जो ऑक्सीसोम एलिमेंट्री पार्टिकल है वहां, इसी कारण ये एटीपी का निर्माण कर पाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः कला में अधिक युग्मन कारक पाए जाते हैं, तो वो युग्मन कारक कहाँ पाए जाते हैं, किस कला में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की किस कला में, तो आप देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी अंतः कला होती है ना उसमें ये पाए जाते हैं। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा गाइस। गोल्जी बॉडी का वो है, कैमिलो गोल्जी द्वारा किस प्राणी की तंत्रिका कोशिका में गोल्जिकाई की खोज की गई, तो इसका क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो गोल्जी बॉडी है उसकी कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने जो आउल है आपका उल्लू है उसकी तंत्रिका कोशिकाएं ली और
उन तंत्रिका कोशिकाओं से गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज की। बट उन्होंने इसमें क्या क्या यूज किया था, उन्होंने इन तंत्रिका कोशिकाओं को स्टेनिंग टेक्निक से किया और उसमें इन्होंने जो चांदी के लवण होते हैं या ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है, ठीक है, इनका यूज किया था। आउल की जो नर्वस सिस्टम निकाली और उसकी स्टेनिंग टेक्निक से उसकी स्टडी की और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार की कोशिका में गोल्जिकाएं पाई जाती है। आप देखिए कौन सी कोशिका है, आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक में तो होती ही नहीं है, सही है, तो यूकैरियोटिक में होगी, तो यूकैरियोटिक सेल्स में ये होती है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन, वायरस में, तो वायरस में गोल्जी बॉडीज नहीं होती है। ओके गाइस, आगे चलते हैं थोड़ा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कोशिका में गोल्जिकाए किस कार्य से संबद्ध होता है, यानी गोल्जिकाए का जो गोल्जी बॉडीज है उनका कार्य क्या होता है। तो इसका जो कार्य होता है वो एंजाइम और हार्मोन्स का सिक्रेशन करना होता है। ठीक है, एंजाइम्स और हार्मोन का ये सिक्रेशन करता है। इसके बारे में एक बात और बता दूं कि जो आपका गोल्जी बॉडी जो होता है, ये गोल्जी बॉडी होता है, ये कोशिका की स्त्राव फैक्ट्री कहलाता है। ओके, तो ध्यान रखना, कोशिका की जो स्त्राव फैक्ट्री है यानी सिक्रेशन, कुछ चीजें होती है उनका सिक्रेशन करने की जिम्मेदारी इसकी होती है। तो ये बहुत सी चीजों का सिक्रेशन करता है, इस कारण इसे कोशिका की स्राव फैक्ट्री कहते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक बात देखिए, आपकी जो आपकी सेल है, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है आपका गोल्जिकाए का, वो आसानी से नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि कोशिका द्रव में साइटोसोल, कोशिका द्रव में साइटोसोल और आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, उसका जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, लगभग इक्वल होता है, इस कारण ये आसानी से दिखाई नहीं देता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, गोल्जिकाए से संसाधित व स्रावित पदार्थों की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो जो गोल्जिकाए से संसाधित और साधित स्रावित जो पदार्थ होते हैं, अगर उनकी केमिकल नेचर के बारे में देखें तो उनकी जो केमिकल नेचर होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की होती है। ओके, बिल्कुल क्लियर गाइस। शुक्राणु की देह का निम्न में से कौन सा भाग गोल्जिकाए द्वारा निर्मित होता है। आप देखिए, जो आपका स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है, उसका जो एक्रोसोम होता है, ऊपर का जो एक्रोसोम होता है, ठीक है, उस वो जो एक्रोसोम होता है यानी हेड पार्ट, एक्रोसोम कौन सा पार्ट होता है, हेड पार्ट, जो हेड पार्ट होता है वो आपका गोल्जी बॉडीज के द्वारा बना हुआ होता है। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। ठीक है, ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिकाओं में गोल्जिकाए की संख्या होती है। तो देखिए आप, इसमें अनेक संख्याएं होती है। ठीक है, गोल्जिकाए की कितनी संख्या होती है, बहुत ज्यादा संख्या में होती है यहाँ पे गोल्जिकाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, गोल्जिकाए को बेकर द्वारा क्या नाम दिया गया। गोल्जिकाए को बेकर द्वारा क्या नाम दिया गया, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लाइपोकोन्ड्रिया। बेकर ने गोल्जिकाए को लाइपोकोन्ड्रिया नाम दिया था। और आप देखें, जो आपके बेकर नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यूज किया था इसके लिए सुडान डाई। ओके, सुडान जो डाई है उसको यूज किया था इन्होंने, इसको स्टेनिंग के लिए। जो आप देखें कि गोल्जिकाए की जो स्टेनिंग की बेकर ने वो की थी सुडान डाई से, और इसको नाम क्या दिया, लाइपोकोन्ड्रिया नाम दिया। ओके गाइस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जिकाए जो सिक्रेटरी सेल्स होती है उनमें कहां पे होती है, यानी गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट इन सिक्रेटरी सेल्स एट। तो आप देखेंगे कि नियर द न्यूक्लियस इन द बिटवीन ऑफ सिक्रेटरी पोल। आप देखेंगे जो न्यूक्लियस है और आपके सिक्रेटरी पोल्स हैं उनके बिटवीन, उनके मध्य में ये पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ए। ओके गाइस, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवता युक्त कोशिकांग निम्न में से कौन सा है। जो निम्न है इसके ऑप्शंस हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम हो गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाए। इनमें से आपको बताना है कि द सेल ऑर्गेनेल्स विथ पोलैरिटी फॉर्म द फॉलोइंग इज। इसका आंसर आप बताइए कमेंट में जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर मैं
बताऊंगा आपको मैं नेक्स्ट, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शुक्राणु में एक्रोसोम नामक जो रचना है उसका निर्माण कौन सा अंगक करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका गोल्जी बॉडीज। ध्यान रखिए, शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है यानी हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट में आप देखेंगे तो आपके गोल्जी बॉडीज होते हैं और इन्हीं गोल्जी बॉडीज से आपके एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है। ओके गाइस, 10th क्वेश्चन हो गया। 11th क्वेश्चन है, गोल्जी काय में सामान्यतः सिस्टर्नी की संख्या कितनी होती है? तो गोल्जी बॉडीज में आप देखिए, पहले तो एक बात ये देख लीजिए, इसका आंसर तो देख लेते हैं, इसका आंसर 3 से 10 होगा। अब दूसरी बात है कि आप देखिए जो गोल्जी बॉडीज होता है, ओके, वो आपका ट्यूबल्स से बना हुआ होता है, उसमें आपकी गोल्जी वैक्यूल्स होती है, ओके, तो ये चीजें होती है। इसमें सिस्टर्नी होगी आपकी, ट्यूब्यूल्स, देखो पहला सिस्टर्नी, दूसरा वैक्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, गोल्जियन जो वैक्यूल्स है और क्लस्टर ऑफ कुछ माइन्यूट वेसिकल्स के भी होते हैं। इनमें से इसमें क्वेश्चन में संख्या पूछी है आपको सिस्टर्नी की। सिस्टर्नी में बताऊं तो कुछ ऐसी आप थैले समान झिल्ली आश्रित जो वक्रित चपटी जैसी कुछ संरचनाएं हैं वो आपकी सिस्टर्नी कहलाती है। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं, इनको कहते हैं सिस्टर्नी, जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती है। ओके, तो इनको कहते हैं सिस्टर्नी। आपके वैक्यूल्स कुछ ऐसी गोलाकार संरचना होती है जो इनके साइड में लगी हुई होती है। तो क्लियर हो गया गाइस आपको? एक बात और बता दूं, जो गोल्जी बॉडी है उसको कोशिका की स्राव फैक्ट्री कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, इनका सिक्रेशन भी होता रहता है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्जी काय की उत्पत्ति संभवतः मानी जाती है? तो गोल्जी काय है उसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? इसका आंसर होगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ भी सकता है। ओरिजिन ऑफ गोल्जी बॉडी इज प्रोबेबली टेकन प्लेस फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप अंतःप्रद्रवी जालिका या ईआर से दर्शाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो गोल्जी बॉडी है वो नाम किसने दिया था? गोल्जी बॉडी नाम किसने दिया था? 13th क्वेश्चन है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी नाम दिया था। जॉर्ज नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1867 में, जॉर्ज नाम के साइंटिस्ट ने 1867 में इसको देखा था पहली बार। कैमिलो गोल्जी ने 1891 में इसको जो उल्लू और आप देखिए बिल्ली, इन दोनों की जो नर्वस सिस्टम होती है उसमें इसकी खोज की थी। ओके, क्वेश्चन क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी जटिल में सिस्टर्नी की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो गोल्जी बॉडीज में सिस्टर्नी की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है आपकी 50। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल्जी काय के घटक आवृत रहते हैं, यानी किससे ये ढके हुए होते हैं? गोल्जी बॉडीज के जो घटक होते हैं वो, तो इसका आंसर होगा एकल इकाई कला के द्वारा, यानी एकल यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा गोल्जी बॉडीज के जो कंपाउंड्स होते हैं वो एनवेलोप्ड होते हैं। तो इसका आंसर होगा एकल इकाई कला, या आप सिंगल आप यूनिट मेम्ब्रेन इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल्जी काय का निर्माणकारी क्षेत्र निम्न में से किसके निकट पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन देखिए आप, आपके ऑप्शन है, फॉर्मेटिव फेस इज फाउंड क्लोजर टू विच द फॉलोइंग। पहला है आपका केंद्रक, न्यूक्लियस, रिक्तिका, वैक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका न्यूक्लियस, यानी जो फॉर्मेटिव फेस होता है वो केंद्रक के बहुत क्लोजर होता है। ठीक है गाइस? सिस्टर्नी की दोनों कलाओं के मध्य कितना अंतराल होता है? तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा 150 एंगस्ट्रोम होता है, यानी 150 एंगस्ट्रोम दोनों जो सिस्टर्नी होती है उनकी, सिस्टर्नी की जो कलाएं होती है उनके मध्य जो अंतराल होता है वो होता है 150 एंगस्ट्रोम का। ओके गाइस, दो सिस्टर्नियों के मध्य अगर आप दूरी देखें, डिस्टेंस फाउंड बिटवीन द टू सिस्टर्नीज, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 20 से 300 एंगस्ट्रोम। आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी आशय कितने प्रकार
में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल लेक्चर में बताया कि आपके जो गोल्जी वैक्यूल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। जो आपके गोल्जी वैक्यूल्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं और इनके बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा था। पहला इसका जो नाम होगा गोल्जी वैक्यूल्स का, वो नाम होगा आपका स्मूथ वेसिकल और दूसरा होगा कोटेड वेसिकल। पहला होगा, 2 प्रकार के होते हैं आपके गोल्जी आशय। पहला होगा स्मूथ वाला, स्मूथ वैक्यूल्स, वो वेसिकल सॉरी, और दूसरा होगा कोटेड वेसिकल्स। स्मूथ वाला क्या होगा कि ये सिक्रेशन करता है, सिक्रेटरी वेसिकल कहलाता है। जो स्मूथ होगा, ठीक है, स्मूथ होता है वो आपका सिक्रेटरी वाला कहलाता है, यानी ये पदार्थों को स्रावित करता है। और इसका अगर व्यास देखें तो 20 से 80 नैनोमीटर का डायामीटर होता है स्मूथ वाले जो वेसिकल है उसका। ओके, दूसरा हो गया आपका कोटेड वेसिकल। जो कोटेड वेसिकल होता है वो क्या होता है कि रफ सरफेस वाला होता है। इसकी जो आशय होते हैं ऊपर, उन पे सूक्ष्म कुछ उभार से दांते से पाए जाते हैं, इस कारण इसको कोटेड कहते हैं। और जो एक कोटेड होते हैं प्लाज्मा कला पर लेपित गर्त बनाते हैं या बनाने में भाग लेते हैं कोटेड वाले। ओके, तो ये हो गया। एक बात ध्यान रखना कोटेड की, जो कोटेड होते हैं ग्राही माध्य जो अंतर्ग्रहण होते हैं यानी रिसेप्टर मीडियम मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है उसकी क्रिया में ये भाग लेते हैं। जबकि जो आपके स्मूथ वाले होते हैं, ये वाले स्मूथ वाले होते हैं, ये पृथक हुए आशय अपने उत्पादों को एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा कोशिका से बाहर या कोशिका के भीतर विभिन्न स्थानों तक विशिष्ट क्रिया हेतु पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो ये हो गए आपके गोल्जी आशय, 2 प्रकार के हो गए। पहला हो गया चिकने आशय, लेपिता, दूसरे लेपिताशय, यानी इंग्लिश में बोले तो स्मूथ वेसिकल एंड कोटेड वेसिकल। ओके गाइस, क्वेश्चन क्लियर हुआ। 20 क्वेश्चन है आपका, गोल्जी जटिल में एंजाइम नहीं पाया जाता। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए, जो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज है वो भी पाया जाता है और उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका एसिल ट्रांसफरेज होगा, यानी जो एसिल ट्रांसफरेज एंजाइम है इज नॉट फाउंड इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके गाइस, क्लियर? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, गोल्जी काय में जो प्रोटीन और आपका लिपिड है उसका अनुपात कितना होता है। तो उसका जो अनुपात होता है गोल्जी काय में, आप देखिए प्रोटीन एंड लिपिड, तो प्रोटीन तो होगा इसमें 60% एंड जो लिपिड होगा वो होता है आपका 40%। ध्यान रखना, इसमें लिपिड और प्रोटीन का जो अनुपात होता है वो होता है 60 एंड 40। प्रोटीन होता है 60%, 40% लिपिड होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, इनके दोनों के बीच की नेचर होने लग जाती है इसकी, और फास्फोलिपिड होंगे। आप देखिए लिपिड है, इस लिपिड में 40% लिपिड पाया जा रहा है, इसमें आपके पास फास्फोलिपिड भी होता है। जो फास्फोलिपिड होता है उसमें 2 मोस्ट कंपाउंड होते हैं, एक तो सिफेलिन होगा और एक लेसिथिन होगा। आप देखिए, याद रखिए, इसका जो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में फास्फोलिपिड में कौन से 2 कंपाउंड्स होते हैं, तो आप लिखेंगे सिफेलिन एंड लेसिथिन। और सिफेलिन और लेसिथिन की इक्वल अमाउंट होता है दोनों में, यानी बराबर मात्रा में होते हैं। इसमें एंजाइम्स कौन कौन से पाए जाते हैं, इससे नेक्स्ट वाला पहले वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि एसिल ट्रांसफरेज नहीं पाया जाता। तो पाए कौन कौन से जाते हैं, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, एटीपेज, एडीपेज, थाइमिन पायरोफॉस्फेट हो गया, ठीक है, ग्लूकोज अमीन ट्रांसफरेज हो गया आपका, ठीक है, पर एसिल ट्रांसफरेज नहीं पाया जा रहा है। और थाइमिन पायरोफॉस्फेट को आप ध्यान रखना, टीपीपेज, थाइमिन जो आपका एक एंजाइम है, आप लिख लीजिए टीपीपेज। ओके, जो टीपीपेज एंजाइम है ये बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से पाया जाता है यहाँ पे। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 22 पे, आकारिक तौर पर गोल्जी काय मध्यस्थ रचना है। तो ये किसके इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनाती है, तो इसके बारे में आपको देखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, एक बार ऑप्शंस देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन है 22, आकारिक तौर पर गोल्जी काय मध्यस्थ रचना है, यानी मोर्फोलॉजिकल
जो मॉर्फोलॉजिकली गोल्जी बॉडीज हैं वो किसकी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स जैसी होती हैं। तो मैं बता चुका हूं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के बीच की नेचर वाली होती है। हाँ, अभी जस्ट पहले, इससे पहले बताया था मैंने और ये क्वेश्चन आ गया। तो ये आप लिख लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आंसर इज बी करेक्ट। ओके, गोल्जी काय भाग लेती है, यानी गोल्जी बॉडी किस में भाग लेगी। देखिए ऑप्शंस, देखिए इसमें ऑप्शंस में है, पहला सल्फर उपापचय, नाइट्रोजन उपापचय, लिपिड उपापचय या ए व बी में से दोनों। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा, आप देखिए सल्फर उपापचय सल्फर मेटाबॉलिज्म में भी यूज होती है और लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी ये यूज होती है। ये नाइट्रोजन उपापचय में यूज नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, सल्फर उपापचय और लिपिड उपापचय। अब देखिए, अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार जो गोल्जी बॉडी है उसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है। तो आप देखेंगे जो गोल्जी बॉडीज हैं इसकी उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मानी गई है। आप ने अगर लेक्चर नहीं देखा है तो उसमें देखिए, मैंने इसकी बायोजेनेसिस या इसकी जो उत्पत्ति है वो पूरी बता रखी है। लेक्चर लीजिए, फंक्शंस भी बता रखे, उसमें स्ट्रक्चर बता रखी, बहुत अच्छा लेक्चर है। अगर आप वहाँ लेक्चर लेते हैं तो आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपको एमसीक्यू बिल्कुल सरल लगेगा। ओके गाइस, हाँ तो आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी जो बॉडी होता है उसके कला यानी उसकी मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है। तो आप देखिए जो गोल्जी बॉडीज होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होगी उसकी आप मोटाई देखें तो उसकी जो मोटाई होगी वो होगी 70 एंगस्ट्रॉम, यानी 70 होगा। इसका जो आंसर होगा वो 70 एंगस्ट्रॉम होगा। ओके, यानी 70। तो ये हो गए आपके 25 क्वेश्चंस गाइस। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। तो इसकी ऑक्यूरेंस के बारे में एक बात बता देता हूं मैं, क्या कि ऑक्यूरेंस मैंने नहीं बताई थी, लेक्चर में बता रखी है, यहाँ पे ऑक्यूरेंस आपको नहीं बताई थी। ऑक्यूरेंस मींस आप देखें इसकी प्रेजेंस, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आप देखिए गोल्जी जो बॉडी होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, सारी यूकैरियोटिक सेल्स होंगी ना उनमें सभी में ये पाए जाते हैं। ओके, यूकैरियोटिक सेल्स में, यानी जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें पाए जा रहे हैं। तो क्या होगा कि जो प्रोकैरियोटिक है ना उनमें नहीं पाए जाएंगे। आपकी जो आरबीसी है, ओके ध्यान रखना, जो आपकी आरबीसी है उसमें ये नहीं पाए जाते हैं। आपकी जो एल्गी होगी उसमें कुछ में नहीं पाए जाते, ब्रायोफाइट्स के में नहीं पाए जाते और टेरिडोफाइटा की जो स्पम्स होंगे उनमें भी नहीं पाए जाते। ओके, तो ये हो गया इसकी ओक्यूरेंस के बारे में। नंबर में बात करें तो ये जनरली जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें एक या दो, ज्यादा नहीं पाए जाते, कम पाए जाते। बट प्लांट सेल्स में ज्यादा होंगे, ये बहुत सारे होते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे भी ये निर्भर करते हैं। ओके गाइस, तो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है कि जो गोल्जी काय होता है, गोल्जी बॉडी होता है, उसको डिक्टियोसोम किसने कहा था। तो आप देखिए डिक्टियोसोम क्या होता है, ये जो नॉन कोडेट होते हैं ना उनमें होता है, बट जो आपके कोडेट हैं उसके गोल्जी काय को डिक्टियोसोम्स के समान किसने बताया था, वो बताया था आपके गेटनबाई और हिस्लर ने। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 26 में लिख लेना, गेटनबाई और हिस्लर ने डिक्टियोसोम बताया था। ओके, डिक्टियोसोम नॉन कोडेट में होता है और नॉन कोडेट के डिक्टियोसोम की इन्होंने समानता बताई जो आपके कोडेट के गोल्जी बॉडीज है ना उनसे। ओके गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर वीडियोस। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए गाइस। थैंक यू सो मच। तो आप देखिए लाइसोसोम होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। देखो पहला होता है लाइसो और दूसरा होता है सोमा। यहाँ पे देखिए लाइसो का जो मीन होता है वो होता है डाइजेस्टिव। ओके, लाइसो का मीन होता है डाइजेस्टिव एंड सोमा का जो मीन होता है बॉडी होता है। ओके, यानी जो लाइसोसोम का अगर मीनिंग निकाले तो इसे कह सकते हैं पाचक का या पाचक की बॉडी। ओके, ये तो है लाइसोसोम का मीन। लाइसोसोम है जो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पहला है आपका लाइसो, दूसरा है सोमा। ओके क्लियर।
जो लाइसोसोम है उसे आत्मघाती थैली कहते हैं। इसे आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुद इतने एंजाइम्स रखता है, इतने पाचक एंजाइम्स रखता है, अगर इसकी थैली फट जाती है या ये खुद भी अपने अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनको पाचन कर देता है, उनको नष्ट कर देता है, ठीक है, यानी ये नेक्रोसिस भी कर सकता है। इस कारण लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली कहते हैं। अब बात करें इसकी खोज की, तो क्रिश्चियन डे डुवे नाम के साइंटिस्ट 1955 में इसकी खोज की थी, और इसकी खोज सेंट्रीफ्यूगेशन स्टडी पे की गई थी। सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया इसका और फिर इसकी स्टडी की गई थी। ओके, जो आपके डे डुवे नाम के साइंटिस्ट थे 1955 में इसकी खोज की, और उनको 1974 में इसकी खोज करने के कारण, लाइसोसोम की खोज करने के कारण उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया? आपके जो डुवे नाम के साइंटिस्ट है 1955 में लाइसोसोम की खोज की थी जिन्होंने। ओके गाइस, तो ये हुआ थोड़ा यूं ही क्लियर। एक बात और बता दूं मैं, मेटाइल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्लांट्स में लाइसोसोम खोजा था, तो याद रखना मेटाइल ने प्लांट्स में लाइसोसोम को खोजा था और डे डुवे ने सबसे पहले इसको खोजा, इसकी आधार दिया, इसका नाम दिया। ओके, आगे चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है लाइसोसोम उपस्थित होते हैं, तो लाइसोसोम कहां उपस्थित होंगे इसके बारे में देखिए। लाइसोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लाइसोसोम देखिए आपके प्रोकैरियोटिक्स में भी उपस्थित नहीं हो सकते, यूकैरियोटिक्स में हो सकते हैं, विषाणुओं में ये नहीं होंगे। ओके, तो लाइसोसोम की अगर प्रेजेंस देखें तो कहां पे होगी? यूकैरियोटिक्स में होगी। एक बात बताऊं, सभी जो जंतु सेल है, एनिमल सेल्स है, उनमें ये पाए जाते हैं। कुछ प्लांट सेल्स में भी आपके लाइसोसोम पाए जाते हैं, बट ये आपकी जो वयस्क की आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी, यहां पे लिख लीजिए आप आरबीसी। ओके, ये आरबीसी में नहीं होते हैं, ध्यान रखना। और कुछ जीवाणुओं में समथिंग लगभग सभी जीवाणु होंगे उनमें नहीं पाए जाते, वायरसेस में ये नहीं पाए जाते। ओके, और प्रोकैरियोटिक्स में ये नहीं पाए जाते। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ गाइस। ओके, तो आगे बढ़े। ये आपने लिख लिया होगा कि लाइसोसोम दो शब्दों से मिलकर बना है, लाइसो प्लस सोमा, और इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आत्मघाती थैली। क्वेश्चन आ सकता है कि आत्मघाती थैली कौन सा ऑर्गेनेल्स कहलाता है, तो आप लिख दीजिएगा लाइसोसोम। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इन विच लाइसोसोम आर फाउंड इन द हाईएस्ट नंबर इन द फॉलोइंग। सबसे हाईएस्ट नंबर में लाइसोसोम कहां पाया जाता है? अब देखिए, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, यानी WBC वाली हो गई ल्यूकोसाइट्स, उनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। लाइसोसोम का जो कार्य है, ये जो आपके खराब मटेरियल्स हैं उनका पाचन करना हो गया, ठीक है, ऐसा काम करता है। स्टेरोसाइट्स में भी पाया जाएगा बहुत ज्यादा में, और कुपर सेल्स में भी पाया जाएगा बहुत ज्यादा मात्रा में। यानी जो जहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शन तेज हो रही है, यानी वहां पे डाइजेशन ज्यादा हो रहा है किसी सेल्स का, या सेल जो मटेरियल है उसको मतलब इसमें लगभग 50 प्रकार के जो हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं लाइसोसोम में। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा, ऑल अबव होगा। जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? लाइसोसोम निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो आप देखिए जो ऑप्शंस हैं वो देखिए, पहला है अंतर्द्रव्य जालिका, ER, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, तीसरा है गोल्जी बॉडीज, एंड डी ऑप्शन है ए व सी दोनों। तो आप देखिए जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें आप देखिए इसकी बायोजेनेसिस के बारे में। तो बायोजेनेसिस या ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम, इसमें मैंने बताया था कि ये 3 प्रकार से बन सकते हैं। पहला एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन, तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो भाई क्या करें, ऑप्शन में नहीं है। दूसरा मैंने बताया था कि फ्रॉम गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी तो है। और तीसरा मैंने बताया था कि फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, वो आपके जो नोविकोव साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, और 1963 में इसके लिए जो थ्योरी भी दी थी, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से वहां पे लेक्चर में आपको समझाया था। तो MCQs में कोई गलती मत कर देना। तो आपका आंसर ए सी, यानी ए और सी वाला आंसर क्या हुआ आपका? डी आंसर, बोथ ए एंड सी। ओके गाइज, आंसर इज डी। बिल्कुल क्लियर गाइस, क्लियर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वेयर लाइसोसोम विल फाउंड इन द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग।
सबसे ज्यादा लाइसोसोम इनमें कहां पे पाए जाएंगे? ओके, तो देखिए जो आपके इंजर्ड टिश्यू है वहां पे, अपहासित होते या डी जो ग्रेनेट टिश्यू होते हैं वहां पे, या ऑस्टियोजेनेसिस टिश्यू में, अस्थिजनक उत्तक में, तो इनमें सभी में पाए जाएंगे। ध्यान रखना इनमें मैक्सिमम नंबर होते हैं। चोटग्रस्त टिश्यू में, आपकी अपहासित उत्तक में हो गया, जो ऑस्टियोजेनेसिस है वहां पे भी होता है। तो आपका जो आंसर होगा आप लगा सकते हैं उपरोक्त सभी। ओके गाइस, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, उसमें दे रखा है आपको लाइसोसोम का कार्य बताना है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बताना है आपको? लाइसोसोम का कार्य बताना है। तो लाइसोसोम के मैंने लेक्चर में कार्य बताए थे, बहुत सारे कार्य हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन में, पहला है थायरोक्सिन हार्मोन मोचन में सहायक होता है। पहला क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन के मोचन में सहायक होता है। दूसरा क्या बता रखा है इसमें, लाइसोसोम के फटने से संधिशोध रोग होता है। सॉरी यहाँ पे नहीं है, कायांतरण में सहायक, और अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन। ओके, तो इनमें से क्या सही होना चाहिए? तो देखिए मैंने बताया था थायरोक्सिन हार्मोन के मोचन में सहायक के कैसे होगा, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब इनका सभी का रीजन बता देता हूं कि थायरोक्सिन हार्मोन के ये कैसे करता है। जो आप देखिए, जो आपकी अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे आप देखिए थायराइड, थायरोक्सिन का निर्माण थायराइड ग्रंथि से होता है। ओके, और ट्राई आयोडोथायरोनिन भी इससे ही बनते हैं। ओके, थायरोक्सिन से ही बनते हैं। तो आप देखिए ये थायरोग्लोबुलिन के बड़े मॉलिक्यूल्स के रूप में मुक्त होते हैं। तो इन बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए लाइसोसोम यूज होता है। ये तो हो गया आपका ए वाले का एक्सप्लेनेशन। दूसरा है हेल्प इन मेटामॉर्फोनिज्म, जो आपका कायांतरण है, मेटामॉर्फिज्म है, वो जैसे आप टेडपोल की पूंछ देखेंगे तो वो टेडपोल की पूंछ होती है, वो लाइसोसोम की क्रियाओं के कारण ही उसका अपहासन होता है। सो हम कह सकते हैं कि इन द मेटामॉर्फोनिज्म इट इज हेल्पफुल। ओके, अमीबा में अंतःकोशिकीय जो पाचन होता है वो भी आपका लाइसोसोम के कारण ही होता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आपका होगा उपरोक्त सभी, ऑल अबोव। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो आपको सही नहीं वाला मतलब जो सही नहीं है वो बताना है, तो नॉट करेक्ट बताना है। यानी सिक्स क्वेश्चन में आप देखिए कौन सा सही नहीं है। पहली बात, असामयिक तौर पर लाइसोसोम की कला फटने पर उत्तक हानि होती है। हम सब जानते हैं कि अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन तो फट गई ना, तो भाई आपकी जो सेल्स है वो डैमेज होगी, उत्तकों को वो हानि पहुंचाएगा। तो बिल्कुल सही है ये। तो लाइसोसोम के फटने से संधिशोथ रोग होता है, रूमेटिक अर्थराइटिस रोग भी हो जाता है। हाँ, लाइसोसोम के फटने से ही होता है। और एक बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल देखिए, मतलब एप्लीकेशन की रक्त कैंसर में जो गुणसूत्र 21 होता है उसका विलोपन का कारण भी लाइसोसोम ही होता है। ओके, लाइसोसोम से प्रभावित होता है जो गुणसूत्र 21 का विलोपन होता है, और वो जो रक्त कैंसर पैदा करता है। तो ध्यान रखना, ब्लड कैंसर इज ड्यू टू द डिलेक्शन इन क्रोमोसोम 21, दिस इज ड्यू टू लाइसोसोम इफेक्ट। ओके, तो इसका सही आंसर होगा, यानी नॉट करेक्ट होगा क्या? डी वाला, लाइसोसोम ही माइक्रोसोम भी होते हैं। गलत है, माइक्रोसोम अलग होंगे, लाइसोसोम अलग होंगे। तो आंसर क्या आ गया आपका? डी आ गया। ओके गाइस, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब आप बताइए, सेवंथ क्वेश्चन है, पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं। पेरोक्सिसोम कहां पाए जाते हैं? ओके, तो आप देखिए पेरोक्सिसोम कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। आप एनिमल सेल्स पाए जाएंगे, प्लांट सेल्स पाए जाएंगे, बट बैक्टीरिया में नहीं पाए जाएंगे। यानी ए और बी, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लाइसोसोम में स्थित किण्वों का माध्यम होता है। ओके, तो क्या माध्यम होता है? इन द मीडियम ऑफ एंजाइम फील्ड इन लाइसोसोम। तो आप देखेंगे कि लाइसोसोम में जो सभी एंजाइम होते हैं उनकी पीएच क्या होती है? उनकी पीएच एसिडिक होती है। उनकी पीएच एसिडिक होती है, यानी अम्लीय होती है। और इनकी जो पीएच एसिडिक होती है, इसको बैलेंस करने का कार्य कौन करता है? इनकी जो पीएच एसिडिक होती है उसको बैलेंस करने का कार्य, इसमें जो प्रोटॉन्स हैं, H+ आयंस हैं, ठीक है, इनका आवागमन होता रहता है। इस कारण ये
जो प्रोटॉन पंप बैलेंस है उसके कारण ये अम्लीय बने रहते हैं। इसकी पीएच 4.5 रहती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो 4.5 पीएच है, 4.5 पीएच है, वो एसिडिक पीएच होती है। ओके, इसकी केमिकल नेचर की बात करें, जो अगर हम लाइसोसोम की केमिकल नेचर की बात करें तो केमिकल नेचर में देखोगे आप, इसमें लगभग 50 से ज्यादा प्रकार के अलग अलग जल अपघटनी एंजाइम्स देखे जा सकते हैं। इसमें प्रमुख देखिए आप, एसिड हाइड्रोलेज होगा, प्रोटीएज होगा, न्यूक्लिएज होगा, इसका ग्लाइकोजेनेज होगा, लाइपेज भी पाया जाएगा इसमें कुछ, है ना। तो ये कंफ्यूज मत हो ना, आप यहां से क्लियर कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइसोसोम की खोज डी डुवे द्वारा की गई और वो कब की गई? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1955 में। सबसे पहले मैंने बताया था ये क्वेश्चन, 1955 में लाइसोसोम की खोज सेंट्रीफ्यूगेशन की स्टडी पे आधार पे की गई थी और 1974 में डुवे को नोबेल प्राइज इसी कारण मिला था। ओके गाइस, तो ध्यान रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लेक्चर नहीं लिया है इसका, आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप वीडियो देख लीजिएगा पहले, क्योंकि मैंने लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी समझा रखी है इसकी। ओके, 10th क्वेश्चन क्या है? 10th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? तो आप देखिए, माइक्रोसोम 0.1 से 1.5 म्यू एम व्यास की रचनाएं होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लाइसोसोम अगर देखें तो 0.4 से 0.8 म्यू एम व्यास के होते हैं, माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। बिल्कुल सही है। ग्लाइओक्सिसोम नवोद्भिद अंकुरित बीजों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आप देखिए, लास्ट स्टेटमेंट है, ग्लाइओक्सिसोम कोशिका के स्थायी अंगक होते हैं। नहीं, ये स्थायी अंगक नहीं होते हैं। तो आंसर इज डी, यानी नॉट करेक्ट इज डी। ओके गाइस, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्रोसिस का कारण है। पहले तो आप देखिए, किसी को आता है नेक्रोसिस तो कमेंट में करिए नेक्रोसिस क्या होता है। मैं बताता हूं नेक्रोसिस क्या होता है। नेक्रोसिस अगर किसी भी कुछ एंजाइम या कुछ मैटर के कारण आपकी जो सेल्स है, आपके टिश्यू हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, वो परमानेंटली डेड हो जाते हैं, तो उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस का जो कारण होगा वो आपका लाइसोसोम होता है। आप देखिए, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। इसमें 50 से अधिक जो जल अपघटनी एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। सो इस कारण ये नेक्रोसिस का कारण है। तो नेक्रोसिस इज ड्यू टू लाइसोसोम। ओके गाइस, अब देखिए 12th क्वेश्चन है, लाइसोसोम का कार्य प्रणाली हेतु उचित वातावरण तैयार किया जाता है। तो किसके द्वारा इसका उचित वातावरण तैयार किया जाता है? वो प्रोटॉन पंप के द्वारा। प्रोटॉन पंप के द्वारा इसकी जो पीएच है वो 4.5 से 5 के बीच में रख दी जाती है। और प्रोटॉन पंप के द्वारा इसकी एसिडिक मीडियम को लगातार कंटिन्यूअसली एक जैसा बनाए रखा जा सकता है। तो मैंने बता दिया कि प्रोटॉन पंप कैसे कार्य करता है। ये इसकी एसिडिक मीडियम को, यानी इसका जो करेक्ट मीडियम है, यानी करेक्ट मीडियम इसका कौन सा होगा? एसिडिक मीडियम। और एसिडिक जो मीडियम होगा उसकी पीएच होगी 4.5 से 5 के बीच में, 4.5 से 5 के बीच में। ओके गाइस, ध्यान रखना। अब देखिए, लाइसोसोम स्टेबलाइजर अणु क्या होते हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि लाइसोसोम स्टेबलाइजर क्या होते हैं और लाइसोसोम जो लेबिलाइजर अणु है वो क्या होते हैं। तो लाइसोसोम स्टेबलाइजर वो अणु होंगे, यानी अब हम देख रहे हैं स्टेबलाइजर के बारे में। स्टेबलाइजर वो अणु होंगे जो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है उसको फटने नहीं देंगे, यानी उसका स्थायीकरण करेंगे, तो वो होंगे स्टेबलाइजर। आप देखिए, उनमें आप लिख सकते हैं जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन आ गया, आपका कोर्टिसोन आ गया, कोलेस्ट्रोल आ गया, फिनोएंथ्रोजीन आ गया, क्लोरोक्वीन आ गया, एंटीहिस्टामिन आ गया। ठीक है, तो ये सभी आपके स्टेबलाइजर हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेबलाइजर होगा? विटामिन ए नहीं है, डिजिटोनिन नहीं है, विटामिन के नहीं है, तो इसका आंसर कोर्टिसोल होगा। कोर्टिसोल स्टेबलाइजर है। और एक चीज होती है लेबलाइजर, तो मैं लेबलाइजर भी समझाऊंगा एक दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से। पहले आप स्टेबलाइजर देख लीजिए। स्टेबलाइजर क्या करता है कि आपकी जो लाइसोसोम की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको फटने नहीं देता है। ओके गाइस, तो स्टेबलाइजर पूरा हुआ। इसमें स्टेबलाइजर क्या है? कार्टिसोल है। ओके,
अब देखिए लाइसोसोम जिस माध्यम में कार्य करते हैं वो माध्यम होता है अम्लीय, उसकी जो पीएच होती है वो क्या होती है 4.5 से 5 के बीच में होते हैं, ठीक है। अब 15th क्वेश्चन है कैटेलेज एंजाइम प्रचुरता से पाया जाता है। कैटेलेज एंजाइम गोल्जिकाय में, गोल्जी बॉडी में बहुत प्रचुरता से पाया जाता है, ठीक है। 16th क्वेश्चन है एकल कला से आवृत रचना है, यानी सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से एनवेलोप्ड जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, और वो स्ट्रक्चर होती है आपकी स्पेरोसोम। लाइसोसोम नहीं होगी, प्रोक्सीसोम नहीं है तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, तो आपकी जो आंसर होगा स्पिरोसोम्स होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से लाइसोसोमल लेबिलाइजर अणु है। लाइसोसोमल लेबिलाइजर अणु, अब देखिए मैंने बताया था आपको स्टेबलाइजर, अब यहाँ पे आ गया लेबिलाइजर। तो लेबिलाइजर क्या होंगे, देखिए आप लाइसोसोम में की जो मेम्ब्रेन होगी ना, लाइसोसोम है, मानो एक लाइसोसोम है, एक कुछ लाइसोसोम की ये बना लिया, लाइसोसोम है अपने पास, है ना। तो जो लाइसोसोम है अगर उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको जो फाड़ दे या उसको तोड़ दे, ठीक है, उसको नष्ट कर दे, मेम्ब्रेन को नष्ट करने वाला जो अणु है वो लेबेलाइजर कहलाता है। यानी जो लाइसोसोम की झिल्ली होती है, कुछ लैंगिक हार्मोन्स जैसे आप देखेंगे प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम्स हो गए, कुछ प्रोटीएज हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, अंतर्विष हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन के हो गया, आपके बाइल सॉल्ट्स हो गए, ठीक है, एक्सरेज हो गई, यूवी रेज हो गई, इनके कारण ये जो मेम्ब्रेन है वो नष्ट हो जाती है। मेम्ब्रेन क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम लेबेलाइजर कहते हैं। तो इन ऑप्शंस में देखिए कौन सा लेबेलाइजर होगा, जो लेबेलाइजर होगा हिपेरिन। हिपेरिन भी लेबेलाइजर है, सही है। क्लोरोक्विन, डिजिटोनिन, डिजिटोनिन भी है, ठीक है। तो आपका जो लेबेलाइजर होंगे तीनों है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ओके गाइस। तो उपरोक्त सभी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पे आप क्लोरोक्विन बेस्ट रहेगा, क्लोरोक्विन वो बेस्ट रहता है। हिपेरिन को अगर इसमें कुछ दे, अगर हिपेरिन दे तो सही है, नहीं दे तो भी सही है। ये कुछ कुछ हिपेरिन होते हैं जो आपके स्टेबलाइजर भी होते हैं, कुछ हिपेरिन्स होते हैं वो स्टेबलाइजर भी होते हैं, ओके। तो छोड़िए क्वेश्चन को, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोक्सीसोम का माप। पहले आप देख लीजिए, लेबेलाइजर तो समझ में आ गया होगा आपको कि लेबेलाइजर वो होते हैं कि जो आपकी मेम्ब्रेन है लाइसोसोम की, उस मेम्ब्रेन को वो फाड़ देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, वो लेबेलाइजर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोक्सीसोम का अमाप कितना होता है। तो प्रोक्सीसोम का जो अमाप होता है वो 12 से 20 एंगस्ट्रोम का होता है, ध्यान रखना 12 से 20 एंगस्ट्रोम का प्रोक्सीसोम का अमाप होता है। स्पिरोसोम्स का अमाप की बात करें तो स्पिरोसोम्स का जो अमाप होता है 0.5 से 1 म्यू होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय शोषण हेतु आवश्यक अंग कौन सा होता है। तो वो होगा आपका प्रोक्सीसोम। आप बोल सकते हैं जो प्रोक्सीसोम है वो फोटो रेस्पिरेशन का जो एसेंशियल ऑर्गेनेल है वो होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवशोषिकाएं प्रदर्शित करती है, जो रेड्यूशियल बॉडी होती है, एग्जिबिट होती है, वो क्या प्रदर्शित करती है। रेड्यूशियल बॉडी क्या प्रदर्शित है, इसका जो आंसर होगा वो होगा अपमलन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असत्य कथन है, कौन सा असत्य कथन होगा। लाइसोसोम में हाइड्रोफिलिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, पहला गलत है, वो सॉरी सही है। दूसरा है आपका लाइसोसोम के एंजाइम उच्च पीएच पे कार्य करते हैं, लाइसोसोम स्वयं द्वारा रोग उत्पन्न कर देते हैं, और लाइसोसोम एकल कला से आवृत रचना है। तो जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। यहाँ से कुछ इसके जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े गलत टाइप हो गए मेरे से, ओके, ऑप्शंस गलत टाइप हो गए। आप देखिए इसमें हाइड्रोफिलिक एंजाइम्स होते हैं, उच्च पीएच का मतलब आप उच्च पीएच को देख लीजिए। अगर उच्च पीएच आप देखें तो जो हाई पीएच मतलब
एसिडिक के लिए आप यहाँ पे एसिडिक के लिए देख लीजिए, और एसिडिक के लिए जो हाई पीएच इसकी जो होती है 4.5 के लगभग होती है, तो यानी 4.5 यानी एसिडिक मीडियम है तो कम पीएच होगी, तो उच्च की जगह आप लो कर सकते हैं यहाँ पे। उच्च एसिडिक के लिए तो ये उच्च है, पर जो बेसिक है वो भी, तो इसका जो आंसर होगा ये सी हो सकता है, सी सही हो सकता है, मतलब असत्य कथन नहीं है, सी है, स्वलयन द्वारा रोग उत्पन्न कर देते, कुछ रोग उत्पन्न कर। तो इसका जो मॉडिफाई क्वेश्चन करूंगा इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, 22 क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरोक्सीसोम व स्पिरोसोम जो कला उसकी मेम्ब्रेन होती है उसकी मोटाई क्या होती है, तो इसकी जो मोटाई होती है वो होती है आपकी 60 एंगस्ट्रॉम। पेरोक्सीसोम में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा आपका ए और बी दोनों, यानी कैटेलेज और पेरोक्सीडेज दोनों पाए जाते हैं, कैटेलेज भी पाया जाता है और पेरोक्सीडेज भी पाया जाता है। पेरोक्सीसोम्स भाग लेते हैं, किस में भाग लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस या ऑक्सीकरण या बीटा ऑक्सीकरण या अल्फा ऑक्सीकरण, ठीक है। तो आप देखिए ये किस में भाग लेंगे, ये लेंगे आपके जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है उसमें भाग लेते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था उसको मॉडिफाई करके हम लास्ट में देखने वाले हैं। 26 जो क्वेश्चन है वो है आपका प्रकाशीय शोषण का मुख्य सबस्ट्रेट क्या होता है, तो ये ग्लाइकोलेट होगा ना, वो होता है, ओके। ग्लाइऑक्सिलेज रिडक्टेस एंजाइम पाया जाएगा, जो ग्लाइऑक्सिलेज रिडक्टेस एंजाइम है वो पाया जाता है, वो किस में पाया जाएगा, वो प्रोक्सीसोम में पाया जाता है। प्रोक्सीसोम निम्न में से किसके लिए नियंत्रित पारगम्यता दर्शाता है, 28 क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा पिरिडिन न्यूक्लियोटाइड के प्रति, ओके। तो गाइस इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरीके से देख लीजिए, प्रोक्सीसोम निम्न में से किसके लिए नियंत्रित पारगम्यता दर्शाता है, पिरिडीन न्यूक्लियोटाइड के लिए, ओके ओके ओके, क्वेश्चन सही है। 29 क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए स्टोर ग्रेन्यूल, ठीक है, जो स्टोर ग्रेन्यूल है वो नेम कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, नाम जो संग्राहक कणिका है निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, प्राथमिक लाइसोसोम के लिए या साइटोलाइसोसोम के लिए या पाचक रिक्तिका के लिए या अवशोषिकाई के लिए, तो इनमें से ये प्राथमिक लाइसोसोम के लिए प्रदर्शित किया जाता है, यानी स्टोरेज ग्रेन्यूल प्राथमिक लाइसोसोम को कहते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में लाइसोसोम के समान जो किण्वक पदार्थ पाया जाता है उसे हम कहते हैं म्यूरेमिडेज और लाइसोजाइम, ओके। तो इसका आंसर हो गया डी, ओके ओके ओके, क्वेश्चन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाक्सिसोम में समानता क्या होती है, इसको देखिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाक्सिसोम में क्या समानता होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एसिटाइल कोएंजाइम और ग्लाइऑक्सिलेट का विकार्बोक्सिलेशन करता है, और ग्लाइऑक्सिसोम भी ये करता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, वैसे ही गलत है पहला, तो दोनों की इकाई झिल्ली संरचना एक समान होती है, गलत है। दोनों ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, एक करता है एक नहीं करता। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो आंसर है वो सही है, दोनों में एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सिलेट का विकार्बोक्सिलकरण होता है, ठीक है गाइस। तो ये हुआ आपका एमसीक्यू यहाँ पे खत्म, ओके गाइस। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर वीडियोस। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट सीपी शर्मा क्लासेस कोचिंग पे आप देख सकते हैं, तो आपको गूगल पे वो नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, या मेरी जो ड्राइव है उसका लिंक सेंड कर दूंगा, ओके गाइस। तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को देखिए, शेयर करिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। प्रद्रवी जालिका जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा कार्य अंतःप्रद्रवी जालिका का नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। अब आप देखिए इसके जो अंतःप्रद्रवी जालिका है उसके कार्य क्या क्या हैं, तो उसके 3 कार्य तो यहाँ पे दे रखे हैं, टू फॉर्म मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा हो गया फैट सिंथेसिस, और तीसरा हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इनके अलावा आप देखिए एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी मटेरियल भी ये कार्य करती है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है, ठीक है, इंट्रासेलुलर कंडक्शन का भी कार्य करती है, और कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनका भी कार्य आपकी जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो करती है, ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयन का संग्रह एवं वितरण चिकनी सतह युक्त
अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन का संग्रह और वितरण जो आपकी स्मूथ सतह वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके द्वारा किया जाता है। तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण कोशिका में किस रचना के द्वारा किया जाता है? ठीक है गाइस, तो आप देखिए इसके जो आंसर होगा वो होगा आपका ट्यूब्यूल्स। ओके, यानी स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, खुरदरी सतह वाली अंतःप्रद्रवी जालिका में मुख्यतः पाए जाते हैं, यानी इन रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली फाउंड आर। तो खुरदरी सतह वाली अंतःप्रद्रवी जालिका में क्या पाए जाते हैं ज्यादातर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिस्टर्नी। जो आपकी खुरदरी सतह वाली अंतःप्रद्रवी जालिका है उसमें सिस्टर्नीज बहुत ज्यादा पाई जाती है, यानी मेन रूप से इसमें सिस्टर्नीज ही पाई जाती है। ओके गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में अंतःप्रद्रवी जालिका से संबंध निम्न में से कौन सी रचना अधिकता से पाई जाती है? यानी इनमें से कौन सी जो स्ट्रक्चर है, या सिस्टर्नी, वैस्यूल या ट्यूब्यूल्स, इनमें से कौन से स्ट्रक्चर आपकी प्रोटीन संश्लेषण करने वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी प्रोटीन संश्लेषण कौन करेगी? तो आप आइडिया लगाइए, जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ही प्रोटीन संश्लेषण करती है, क्योंकि उसमें राइबोसोम होते हैं। ओके, तो राइबोसोम वाली जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाएंगे? तो इसमें पाए जाते हैं आपके सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स, यानी आंसर हो गया सी, सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी और नलिकाएं। जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है, खुरदरी सतह वाली अंतःप्रद्रवी जालिका रहती है, जो आपकी खुरदरी वाली सतह वाली मतलब RER होगी जिसपे राइबोसोम पाए जाते हैं, तो वो कोशिका कैसी होती है? वो होगी बेसोफिलिक। ओके, तो बेसोफिलिक प्रकार की होती है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत कोशिकाओं में निराविषीकरण का स्थल है। निराविषीकरण का मतलब जो आपका डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जो विष है उसको हटा देना, तो वो कार्य करती है आपकी जो चिकनी सतह वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। ओके, एट्थ क्वेश्चन है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खोजकर्ता कौन थे? तो आप देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको पोर्टर और उसके जो साथी थे उन्होंने खोजा था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खोजकर्ता कौन हुए? पोर्टर और उनके साथी। नाइन्थ क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होती है, तो जो ER है आपकी वो कहाँ पे नहीं पाई जाती? वो आपकी देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है, वर्षण की जो अंतराली सेल्स हैं उनमें पाई जाएगी। ओके, तो और प्लाज्मा सेल्स में भी, और उपरोक्त सभी में, तो ये तो गलत हो गया आंसर। तो इसका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें अंतःप्रद्रवी जालिका अनुपस्थित होती है। भाई कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ऐसी भी होती है जिनमें आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती, तो वो कौन सी सेल्स हैं जिनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है? ओके, तो इसका आंसर है आपकी जो परिपक्व इरिथ्रोसाइट उनमें भी नहीं पाई जाती, विभज्योतक की कोशिकाओं में भी नहीं, और ल्यूकोसाइट में भी नहीं पाई जाती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें अंतःप्रद्रवी जालिका अनुपस्थित होती है वो होगी आपकी परिपक्व इरिथ्रोसाइट, विभज्योतक की कोशिकाएं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, तो ये सभी हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणुओं में अंतःद्रवी जालिका निरूपित होती है, तो उसमें कुछ ही आश्य पाए जाते हैं, अनेक आश्य नहीं पाए जाते हैं, ट्यूब्यूल्स नहीं पाई जाती, उसमें सिस्टर्नीज नहीं होती, उसमें कुछ ही वैक्यूल्स होते हैं, यानी कुछ ही आश्य होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वसा कोशिकाओं में अंतःप्रद्रवी जालिका का स्वरूप रहता है। तो जो वसा कोशिकाएं होती है उनमें जो आपकी अंतःप्रद्रवी जालिका रहती है उसका स्वरूप कैसा होता है? तो वो होती है कुछ सिंपल ट्यूब्यूल्स की तरह। ओके, तो इसका आंसर होगा सरल नलिकाएं। ओके गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरपद्रवी जालिका की जो झिल्ली होती है उसकी मोटाई क्या होती है। मोटाई को देखना अपन को, ठीक है। तो हम देखें तो इसकी जो मोटाई होती है 5 से 6 nm होती है। nm का मतलब नैनोमीटर होता है। ओके, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, तो उसकी थिकनेस होती है 5 से 6 नैनोमीटर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम अंतरपद्रवी जालिका से संलग्न रहता है, ठीक है। तो ये होगा आपका ग्लाइकोप्रोटीन से। ओके, तो आंसर इज ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोप्रोटीन पे ही है। ग्लाइकोप्रोटीन जो राइबोसोम को अंतरपद्रवी जालिका से संलग्न रखते हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, राइबोफोरिन्स बोलते हैं। मैंने लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जो आपके राइबोसोम्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है उससे किस प्रकार से अटैच होते हैं और कौन कौन से राइबोफोरिन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, कितने प्रकार के हैं, तो उन सभी के द्वारा कैसे ये जुड़ते हैं। ओके, कौन सी सब यूनिट जुड़ती है, तो आप इसके लिए जाके देखिए लेक्चर को, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो लेक्चर है उसको देखिए, एमसीक्यू बाद में देखा करिए, आप पहले लेक्चर देखा करें। ओके, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है। 16th जो क्वेश्चन है वो है ग्लाइकोजन का संश्लेषण। तो ग्लाइकोजन का संश्लेषण कहाँ पे होगा, आप देखिए एसईआर पे तो होने से रहा नहीं होगा, आरईआर पे भी नहीं होगा, लवक में तो होगा ही नहीं, तो ये होगा ग्लाइकोसोम हो गया आंसर आपका। 16 का आंसर हो गया सी। ओके, अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो गाइज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको बीएससी एमएससी की और नीट की स्टडी करनी है, साथ में नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, सब कुछ फ्री में है इस चैनल पे, आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। ओके, 17th क्वेश्चन है, चिकनी सतह वाली अंतरपद्रवी जालिका में अधिक संख्या में पाई जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पास नलिकाएं और आशय। जो आपकी ट्यूब्यूल्स और वैक्यूल्स होती है वो चिकनी सतह वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका जो आंसर है आप देखिए एसईआर। एसईआर में क्या होगी, नलिकाएं और आशय हो गए। ओके, हाँ सॉरी। तीव्र गति से विभाजन करने वाली कोशिकाओं में अंतर्द्रव्य जो नलिका होती है वो कैसी होती है, ठीक है। तो वो होगी आपकी अल्प विकसित होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली से अंतर्वलन द्वारा विकसित कला तंत्र होता है। जो मेम्ब्रेन सिस्टम डेवलपिंग फ्रॉम इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, वो होगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं अपन, ईआर बोलते हैं। ओके, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, यकृत में निराविषीकरण का स्थल होता है। तो यकृत में जो निराविषीकरण का स्थल होगा वो क्या होगा, वो होता है आपका एसईआर। ओके, तो गाइज ये देखिए इसमें जो ये डायग्राम है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है आपके पास, राइबोसोम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये कुछ लेयर से बनी हुई है, इनको हम बोलते हैं आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये गोल्जिकाई भी होती है कुछ। इसमें एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये आपको पैरेलल स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं कुछ, इनके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो इन जो स्ट्रक्चर राइबोसोम होती है वो देखिए जो ये आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देगी। अगर गाइस आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी में आपको मेन सब्जेक्ट जूलॉजी या केमिस्ट्री बॉटनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको जो यूपीएससी के लिए मैंने जो वीडियोस बनाए हैं मेन वीडियोस जो, तो वो वीडियोस मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके गाइस, तो थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। बीएससी की जो कोचिंग है वो फ्री में मिलती है, एमएससी की फ्री में मिलती है, साथ में आपको नीट की जो कोचिंग है वो भी फ्री में मिलती है। सारे वीडियोस यहाँ पे चैनल पे डले हुए हैं, तो गाइस आप देख लीजिएगा। ओके, सो बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाएं तो हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके गाइस।